प्रेसिडेंट पुतिन, यहाँ पे अगर हम क्राइमिया की बात करें, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आपको G8 से हटा दिया गया और अब कहीं ना कहीं वेस्ट ये कह रहा है कि रूस अकेला अलग थलग खड़ा है, कि उन्होंने वो सक्सेसफुल रहे रूस को कोट एंड कोट आइसोलेट करने में। Нам не нужно было получать этот важный порт в Крыму, потому что он был наш. हमें क्रीमिया पोर्ट को लेने की ज़रूरत नहीं, वो हमारा है। हमारी नौसेना यूक्रेन से समझौते के तहत वहाँ पहले से ही मौजूद थी। Развала Советского Союза флот наш там все равно остался. Дело совершенно не в этом, хотя это важно. सेवस्तोपोल के नौसेना के पोर्ट पर सोवियत संघ विलय होने के बाद से सेना वहीं थी, ये एक फैक्ट है। और हमने क्रीमिया पर कब्जा नहीं किया। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ, हम बस उन लोगों की मदद करने आए थे जो यूक्रेन में तख्ता पलट करने वालों के साथ अपनी जिंदगी या किस्मत नहीं जोड़ना चाहते। उन्होंने कहा, अरे राष्ट्रवादी उग्रवादियों ने कीव पर कब्जा कर लिया, क्या किसी ने हमसे पूछा? ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद हम स्वतंत्र यूक्रेन का हिस्सा बन गए, तो ठीक है, इतिहास में ऐसा ही हुआ। ठीक है, अब हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और अगर यहाँ तख्ता पलट होता है जिसके नतीजे अज्ञात हों, तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं रहना चाहते। क्रीमिया वासियों पर सिर्फ दबाव नहीं, बल्कि खुली हिंसा का भी खतरा था। रूस ने उनकी मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। हम और क्या कर सकते थे? अगर कोई अलग सोचता है, ये सोचता है कि रूस अलग तरह से काम करेगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हम हमेशा अपने हितों और अपने लोगों की रक्षा करेंगे। कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन कि रूस G8 में वापस जुड़ना चाहता है, ऐसा हो रहा है? नहीं, आप ये बहुत दिलचस्प जवाब आप दे रहे हैं। मतलब इसकी कल्पना करना मुश्किल है कि आप खुल के कह रहे हैं कि आपको G8 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब G7 से वापस G8 बने और आपको हिस्सेदारी मिले। Да. Дело вот в чем. Дело в том, что я когда-то так случилось, я сейчас не буду вдаваться в детали. ये एक दिलचस्प टिप्पणी है और आप सही कह रहे हैं। मैं इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट हूँ। देखिए, सच बात यह है कि मैं इन बैठकों में जाना बहुत पहले ही बंद कर चुका था। ये पहली बात है। दूसरी बात, मैं सच में नहीं समझ पाता कि G7 देश खुद को G7 क्यों कहते हैं। G यानी ग्रेट, यानी बड़े। लेकिन जरा सोचिए, आज भारत क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो फिर क्षमता के लिहाज से यूके या कुछ और देशों की स्थिति क्या है? मुझे ये थोड़ा विचित्र लगता है, लेकिन ठीक है, उनका अधिकार है खुद को जो कहना चाहे। हाँ, इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं हाईटेक हैं, उनकी नींव मजबूत है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है, और ये रुझान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये उनकी सरकारों की गलत नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। जैसे जर्मनी को देखिए, 3 साल से मंदी में है। फ्रांस कठिन हालात में है, मंदी के बिल्कुल करीब, और यही स्थिति कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की भी है। लेकिन ये भी सच है कि G7 अभी भी एक महत्वपूर्ण मंच है। वो काम करते हैं, चर्चा करते हैं, फैसले लेते हैं। उन्हें शुभकामनाएं, उनका भला ही हो। लेकिन फिर भी एक समय आया जब मैंने इन बैठकों से पूरी तरह दूरी बना ली, और ये यूक्रेन की घटनाओं की वजह से नहीं था, बल्कि कुछ और कारण थे जिन पर मैं अभी विस्तार में नहीं जाना चाहता। खैर, हम अपने अमेरिकी साझेदारों को इस बारे में पहले ही बता चुके हैं। हाँ, उस बैठक में भी हमने इस मुद्दे का जिक्र किया था, विशेष तौर पर मिस्टर मेटकाफ के साथ हुई चर्चा में, क्योंकि ये वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। Проинформировали американских наших партнеров об этом. Sir, You informed them in this meeting, during this meeting. Ну, и на этой тоже. Wow. with Mr. Witkoff.
Да, हाँ, पहले भी दी और इस बार भी दी। Oh, that's a very important aspect to it. But you have visited China. Вы так думаете? आपको ऐसा लगता है? Так важно, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये अहम है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मुलाकात हुई जो कि 5 घंटे चली, उसमें आपके सामने ये प्रपोजल आया था कि G8 फिर से हो जाए और आप उसमें शामिल हो जाए, और आपने इससे इनकार कर दिया कि आपको इसमें रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है? Просто возникла эта тема сама по себе. Я объяснил господину Виткофу, почему я в свое время नहीं, ये विषय बस सामने आ गया। посещать эти... देखिए, मैंने स्टीव विटकॉफ को समझाया कि मैंने पहले G8 की बैठकों में जाना क्यों बंद किया। सच कहूँ तो कोई प्रस्ताव ही नहीं आया, बल्कि जब ये विषय आया तो मुझे वो समय याद आया जब मैंने वहाँ जाना बंद किया था। वो 2012 का समय था, रूस में राष्ट्रपति चुनाव के बाद। फिर मैं एक बार कुछ समय के लिए गया और फिर उसके बाद नहीं गया। हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसे काम करने दीजिए, लेकिन आप जानते हैं दूसरे बड़े संगठन भी सामने आ रहे हैं, जैसे ब्रिक्स, SCO और G20 अभी भी सक्रिय हैं, और हम इन सभी प्लेटफॉर्म्स में हिस्सा ले रहे हैं। हमें इसके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अब दूसरे पहलू को देखें। रूस और यूरोपीय संघ के बीच वर्तमान संबंधों की स्थिति क्या है? ये सामान्य नहीं है। तो सोचिए, अगर मैं G8 जाऊं तो मैं G8 के सदस्यों से कैसे बात करूं? अगर वे मुझसे बात करना ही नहीं चाहते, वहां मैं क्या करूं? खैर, हम शायद इस पर बाद में बात करेंगे। Хотят, мы, пожалуйста, мы еще поговорим на эту тему.